समुच्चय क्या है बेटा? समूह, समूह या अपन इसे झुंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? झुंड, झुंड बोल सकते हैं इसे। इंग्लिश में जैसे कहते हैं ग्रुप, क्या बोलते हैं? ग्रुप बेटा। समूह, झुंड या ग्रुप बोलते हैं। तो प्रत्येक समुच्चय वो समूह होता है। क्या होता है बेटा? प्रत्येक समुच्चय समूह होता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है, यानी कुछ गुण होते हैं जिसे अपन समुच्चय कहते हैं। तो प्रत्येक समूह समुच्चय नहीं हो सकता। जैसे अपने पास अपन मार्केट गए, कहाँ गए? मार्केट। मार्केट से कुछ वस्तु लेकर आए या सब्जी वगैरह आए, तो जैसे आए अपन गोभी, गोभी लेकर आए, आलू, आलू लेकर आए, सेब और यहाँ केला, चारों चीजें लेकर आए अपन। ये क्या है इनका? एक समूह है। क्या है बेटा इनका? समूह, समूह। जैसे आकर अपने इसमें घर पर आया और अपने एक टोकरी में इन्हें रख दिया सारी। क्या है? टोकरी में। ठीक है बेटा? एक टोकरी में रखा सारी चीजों को। ठीक। अब आपको किसी या कोई लोग उसे बताना है, जैसे आप टोकरी में रखने के बाद किसी को बताना है, यानी जैसे अपने कहा इस टोकरी में चारों चीजें इस टोकरी में, इसमें अपने कहा जैसे सब्जी है। क्या है बेटा? सब्जी। ये भी सही है, सब्जी। वो भी आलू क्या है? सब्जी है। और इसने कह दिया जैसे फल है, टोकरी में क्या रखा बेटा? फल रखी है। सब्जी रखी है टोकरी में, या आपने कैसे फल रखी है। और एक अंगिरा के पहला हुआ, ये दूसरा अंगिरा। आपने कहा तीसरी परिभाषा क्या है? किसी को बता रहा है तो इसमें क्या कर रहा है? सब्जी रखी है, फल रखी है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि इसमें फल भी है और सब्जी भी है। ठीक। तीसरी परिभाषा आपने कह दी कि टोकरी में सब्जी और फल दोनों है। टोकरी में क्या है? सब्जी और फल दोनों है। तो ये वाली परिभाषा एकदम सही है। टोकरी में सब्जी और फल दोनों रखिए। ये वाली परिभाषा जो है वो एकदम सही है, क्योंकि इसने तो बोला सब्जी रखी है, तो इसने सब तो बोला, लेकिन कैसे बोला? आधा सच बोला। सही तो बोला, लेकिन कैसे बोला? आधा सही बोला। सब्जी रखी है उसने सही बोला, इसमें भी फल रखे है इसने भी सही बोला, लेकिन टोकरी में सब्जी और आलू, सब्जी और फल दोनों रखे हैं। जी परिभाषा ये है, जिस सुपरिभाषित है। क्या है बेटा? सुपरिभाषा। यानी कि अपने ये परिभाषा दी तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं जी गलत है। ऐसी परिभाषा जो सुपरिभाषित हो, यानी सबके लिए समान। सब्जी कहते रखी, जैसे हमने कहा सब्जी रखी है टोकरी, तो नहीं दूसरा कोई लड़का उसने कहा सब्जी क्यों रखी है, उसने फल रखी है, तो ये परिभाषा सुपरिभाषित नहीं होगी। परिभाषा क्या नहीं हुई बेटा? सुपरिभाषित नहीं हुई। या अपन ने कहा फल रखे हैं, दूसरे लड़का बोला वो सब्जी रखी है, तो क्या एक परिभाषा सभी लोग एक ही परिभाषा दें किसी समूह की। ऐसा समूह जिसकी परिभाषा सबके लिए एक हो। कैसी बेटा? एक हो। जैसे टोकरी में सब्जी और फल दोनों रखे, या अपन दोनों ने क्या तो सब्जी और फल, इतना मतलब सब्जी और फल रखे। आपने जो परिभाषा सामने वाले को बता दी इस टोकरी या थैला मान लो, टोकरी जो भी है, टोकरी मान लो थैला जो भी है, ऐसी भी, ठीक है।
तो ये परिभाषा जो बताई इस टोकरी में सब्जी और फल दोनों रखे या रखिए, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि इसके अलावा कोई और परिभाषा दे, नहीं देगा, सभी के लिए सुपरिभाषित हो। तो ऐसे समूह जो सुपरिभाषित हो, जिनकी परिभाषा सबके लिए कैसी हो, समान हो, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अपने पास 2, 4, 6, 8 और 10 जी संख्या लिखी है, क्या लिखी बेटा, संख्या लिखी। तो ये लगाया उसने क्या कहा, संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह, बिल्कुल सही कहा, संख्याओं का समूह। दूसरा लगाया उसने कहा, यहां कहते हैं सम संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह या सम संख्या है। तीसरा लगाया उसने कहा संख्याओं का समूह, सम संख्या। तीसरा उसने कहा प्राकृत संख्याओं का समूह। तो बेटा यहां देखिए अगली जो परिभाषा है लास्ट वाली, दूसरी, तीसरी, चौथी परिभाषा है बेटा कि सम प्राकृत, क्या बेटा, सम प्राकृत संख्याओं का समूह, क्या बेटा, सम प्राकृत, सम। तो ये परिभाषा एकदम सही है, क्या है, सुपरिभाषित कर दिया। संख्या का समूह, भाई संख्या तो है लेकिन संख्या किसी से संख्याओं समूह, संख्या तो ये भी है 1, 2, 3, 4 और 5, ये भी संख्या है। तो संख्याओं का समूह तो ये भी है संख्या, क्या है कोई समझा कि सम संख्या है या 2, 4, 6, सम संख्याओं का समूह। सम संख्या में तो बेटा ये भी आती है, देखो 0 भी आता है, 2, 4, 6। तो अपन सम संख्याओं का समूह नहीं कह सकते, प्राकृत संख्याओं का समूह, प्राकृत संख्या भी है तो प्राकृत संख्या, लेकिन जैसे अपने प्राकृत संख्याओं का समूह लिखो तो कोई 1, 2, 3, 4 ऐसे जिस समूह लिख देगा तो इसको परिभाषित नहीं हुई, क्योंकि सामने वाले ने किसी भी आगे को या किसी को अपन को बता रहा हो तो क्या कहेगा, सम प्राकृत संख्याओं का समूह है। क्या है, सम प्राकृत संख्या। अगर वो अपने संख्याओं का समूह का तो कोई सी संख्या ले लेगा, जरूर नहीं कि 2, 4, 6, 8 लिखो या सम संख्या है। सम संख्याओं का समूह, तो सम संख्या में बेटा -2 भी आती, -4 भी आती। ऐसा तो आपने कहीं कहा नहीं उसमें कि ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो ये परिभाषा सुपरिभाषित नहीं बन जाएगी। ये और ये प्राकृत संख्याओं का समूह, प्राकृत संख्याओं तो है लेकिन बेटा जैसे प्राकृत संख्या ये तो होती है 1, 2, 3, 4, लेकिन इसमें 2 और 4 है, यह सब संख्या, तो ये भी सब परिभाषा करेंगे। लेकिन सम प्राकृत संख्याओं का समूह, अब आपने ऐसी परिभाषा दी कि अगर किसी सम प्राकृत संख्या लिखवानी हो तो वहां केवल सम प्राकृत, 0 है प्राकृत संख्या नहीं होता, तो आप सम प्राकृत लिखिएगा तो कौन से लिखेगा बेटा, 2, 4, 6, 8 सम संख्याओं का समूह। अब ये है सुपरिभाषित। तो ऐसा समूह जो सुपरिभाषित होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बेटा, सुपरिभाषित। ऐसे समूह को अपन कहते हैं समुच्चय। समूह तो सब है लेकिन उसे सुपरिभाषित, ये भी समूह संख्याओं का समूह सही है, लेकिन ये सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि हमने परिभाषा दी संख्याओं का समूह, दूसरा है उसने कहा सम संख्याओं का समूह। समझे, समुच्चय सेट थ्योरी जिसने दी विज्ञान है उसका नाम था जॉन कैंटर।
क्या था बेटा? जॉर्ज कैंटर। कहते हैं जॉर्ज कैंटर। इन्होंने 19वीं सदी में, कौन सी सदी में? 19वीं, 1845 से 1918 यहां तक इन्होंने इसमें समुच्च में अपने समुच्च की क्षेत्र में या समूह के क्षेत्र में काम किया। क्यों से? जॉर्ज कैंटर 19वीं शताब्दी में। और बेटा इतना छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत विशाल है। अच्छी तरह से इसे पढ़ोगे तो जो सेकंड वाला चैप्टर है संबंध वाला, संबंध फलन वाला, एकदम इसी से रिलेटेड है। जब तक आपको समुच्च समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको संबंध फलन नहीं समझ सकते। ठीक है बेटा? और यहां तक तो छोड़ो, जहां जैसे अब अपन 12 में आए, कक्षा 12 में जो पहला चैप्टर है, कक्षा 12 में पहला चैप्टर संबंध और फलन, वो भी जब तक समझ में नहीं आएगा समुच्च, तब तक नो उसमें भी अपन को बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए समुच्च 12 इंटर के पास के बाद भी किसी का भी एग्जाम लो, समुच्च को बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उसमें, हर जगह मिलता है किसी एग्जाम कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो ध्यान से लेना बेटा। समुच्च की जो परिभाषा है क्या बनती है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्च। ठीक है बेटा? तो समुच्च वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्च कहते हैं। सुपरिभाषित समूह जैसे अपने कहा अपने पास संख्या है 1 2 3 4 5 ये संख्या है, इन्हें हम अपन कहेंगे कौन संख्या है बेटा? प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं का ये समुच्च है, क्योंकि जो ये संख्या लिखी है बेटा, ये प्राकृत संख्याएं और सभी के लिए इनकी परिभाषा क्या रहेगी बेटा? प्राकृत संख्याओं का समूह है। कोई भी इसे ये नहीं कह सकता कि ये पूर्ण संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्याओं का समूह। किसी को अपन बताना है तो अपनी कहती प्राकृत संख्या है, तो इसकी परिभाषा क्या कहेगा बेटा? प्राकृत संख्याओं का समूह है। तो इसकी परिभाषा कोई बार दूसरी परिभाषा नहीं दे सकता। तो ऐसी परिभाषा जो सभी के लिए समान है, यानी सुपरिभाषित होना चाहिए। कैसी होना चाहिए बेटा? सुपरिभाषित। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? समुच्च। तो ये क्या है? सुपरिभाषित है, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समूह। कैसे समूह है? सुपरिभाषित। अब ऐसे समूह देखो जो सुपरिभाषित नहीं है, केवल समूह समुच्च नहीं होते हैं। जैसे 5 सुंदर फूलों का समूह। क्या बेटा? 5 सुंदर फूलों का समूह। अब इस समूह को आपको देखना है कि ये समूह है या नहीं है। क्या इस समूह है? 5 सुंदर फूलों का समूह। ये समूह है या नहीं है? तो देखो बेटा, जैसे हमको चमेली का फूल सही लगता है, अच्छा लगता है, गुलाब का है, मोगरा का है या गेंदा का है, कोई से 5 फूल सही लगते हैं। जरूरी नहीं कि 5 फूल सभी को सुंदर लगते हो। जरूरी नहीं है कि 5 फूल जो हैं वो सभी के लिए अच्छे हैं। मान लो इसमें 5 फूल है, उनमें से किसी में एक फूल अच्छा नहीं लगता हो, तो फिर 5 सुंदर फूलों का समूह अपने लिए हो। लेकिन किसी को कोई फूल अच्छा लगता है, किसी को कोई फूल अच्छा लगता है,
तो ये सुपरवासित नहीं होगा। क्यों नहीं है? सुपरवासित नहीं होगा। सुपरवासित बेटा वो चीज होती है, जैसे अपन ने कहा 5 सुंदर फूलों का समूह, तो आप कोई भी आगे ये नहीं कह सकता ये 5 सुंदर फूल नहीं है, लेकिन 5 फूलों के समूह में जौन सा भी फूल है किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा तो कहेगा ये वाला फूल अच्छा नहीं है, मतलब 5 सुंदर फूलों का समूह ये नहीं है। कितने का मतलब? 4 ये फूल है वो अच्छे लगते हैं, हमें एक फूल अच्छा नहीं लगता, तो ये सुपरवासित नहीं होगी। अब सुपरवासित क्या होता है? जैसे हमने कही जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समूह। क्या होगा? महीनों का, या जे अक्षर से होने वाले महीनों का समूह या समूह महीनों का समूह। क्या है बेटा? जी अक्षर से प्रारंभ है। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ कि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से आते हैं? एक जनवरी आती है। क्या आती है बेटा? जनवरी आती है, और एक जून आती है। क्या लिख दो? जनवरी, जून और जुलाई। अब ऐसा कोई व्यक्ति है कि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले इनके अलावा कोई और महीना बता सकता है? नहीं, तो इसे अपन कहेंगे सुपरवासित। जी अक्षर क्या है? सुपरवासित। तो इसे अपन समुच्च कह सकते हैं। जो इनका समूह है, जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का जो समूह है उन्हें अपन समुच्च की कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे बेटा समझ, इसमें परस्पर करना 5 फूल कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो फूल हमें अच्छे लगते हो, सामने वाले को भी अच्छे लगे या किसी और को भी अच्छे लगे, लेकिन जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीना है वो सभी के लिए जनवरी, जून और जुलाई, उनके अलावा अलग से कोई नहीं हो। तो ऐसा समूह ये क्या है? समुच्च है। क्या बेटे? समुच्च है। ऐसा समूह जिस सबके लिए सुपरवासित हो उसे अपन समुच्च कहते हैं। और जैसे जी अपना समुच्च नहीं है, क्या नहीं बेटा? समुच्च, क्योंकि 5 फूलों हैं सुंदर, तो 5 फूल जो भी है इसमें या किसी टोकरी में रखे तो हमें 5 फूल सुंदर नहीं लगते, उनमें 4 अच्छे लगते हैं, तो फिर 5 सुंदर फूलों का समूह कैसे नहीं होगा? तो सुपरवासित नहीं होगा। लेकिन ये तीनों महीने जो हमारे लिए है वो और किसी के लिए है, जितने भी लोग आएंगे सभी से पूछा जाएगा तो कौन से महीने होता है? जनवरी, जून और जुलाई। कौन से? जी अक्षर से प्रारंभ। ठीक है बेटा? अब समुच्च कि जो अवयव होते हैं उन्हें लिखने का तरीका 2 प्रकार से होता है। कैसे? समुच्च का निरूपण। प्रश्नावली 1.1 अपन पढ़ेंगे समुच्च का निरूपण 1.2 बेटा और 1.3 में दोनों में पढ़ेंगे अपन समुच्च के प्रकार। समुच्च कितने प्रकार का होता है वो अपन 1.1 और 1.3 में पढ़ेंगे, और 1.4 में बनाने और 1.5 में पढ़ेंगे समुच्च की संक्रिया। क्या पढ़ेंगे? संक्रिया। और उसके बाद 1.6 में पढ़ेंगे कुछ दैनिक जीवन में जो समुच्चय का प्रयोग होता है उनके बारे में पढ़ेंगे 1.6 में। तो सबसे पहले समुच्चय को निर्माण, समुच्चय को निरूपण। समुच्चय का निरूपण जैसे जैसे प्रकार आएगा उसके बारे में वीडियो बना चलेंगे। समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से होता है। एक होता है सारणी
मध्य, सारणीबद्ध रूप इसे अपन कहते हैं रोस्टर रूप। क्या कहते हैं? रोस्टर रूप भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। एक होता है समुच्च निर्माण समुच्च निर्माण, इसे अपन कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर। तो दो प्रकार से इसका निरूपण किया था। जो भी समुच्चक में लगते हैं उसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। और दो प्रकार क्यों बनाए गए हैं बेटा? क्योंकि कोई समूह ऐसा होता है उसे केवल समुच्चयमान रूप में लिख सकते हैं, समुच्चयमान रूप में लिख सकते हैं, सारणीबद्ध रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बेटा, इसलिए अपन इसके दो फॉर्म बनाए गए, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक सारणीबद्ध या रोस्टर रूप हम कह सकते हैं। उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। कैसे? सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप। इसे बोलते हैं सारणीबद्ध रूप को क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टर रूप। इंग्लिश में से कहते हैं टेबुलर फॉर्म। उसी प्रकार समुच्चयमान रूप इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो समुच्चय का निर्माण दो रूप से करते हैं। सॉरी, निरूपण, समुच्चय का निरूपण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। जैसे यहां आपने लिखा है 1 2 3 4 कहा था अब ये है अपने कौन? सारणीबद्ध रूप। कौन सा रूप है? सारणीबद्ध रूप। समुच्चयमान रूप कैसा होता है इसका? देखो एक्स, ध्यान से देखना, एक्स सर जो दो बिंदुएं दिख रही है बेटा, क्या कहते हैं ना? इन दो बिंदुओं को अपन कहते हैं सच दैट। इसका हिंदी अर्थ होता है इस प्रकार है। क्या होता है हिंदी अर्थ इसका? सच दैट, इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। तो एक्स यानी कि इनमें जो उपस्थित है ये एलिमेंट्स या अपन बोल सकते हैं संख्या उपस्थित है, वो एक्स इनकी उपस्थिति को दर्शा रहा है। क्या है? एक्स। अब इस प्रकार है, क्या है? एक्स इस प्रकार है। कैसा है एक्स? एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्या होगा? संख्या। ये संख्या है सारणीबद्ध रूप, सॉरी समुच्चयमान रूप। जिसका सारणीबद्ध रूप है, जिसका समुच्चयमान रूप है। जैसे वालों ए के बाद ई, आई, ओ और यू। पांच ये नहीं है। तो इसका समुच्चयमान रूप लिखेगा बेटा कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। क्या बेटा? एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के क्या बेटा? स्वर है। तो इसका समुच्चयमान रूप जी हो गया, जो सारणीबद्ध रूप है दोनों। अब इसमें कुछ पॉइंट है इंपोर्टेंट, और देखिए यहां से अब महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए बेटा। जैसे अपने पास समुच्चय लगा है 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। एक जैसे वाला लगा है ए बी सी डी ए। अब वो इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है देखिए, पहला पॉइंट, समुच्चय को अंग्रेजी
अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं ए बराबर, इसे लिख सकते बी बराबर। ठीक है, इसमें दो लिखे इसलिए अपने ए और बी ले ली, जरूर नहीं है एक सवाल में केवल एक ही आएगा, ए भी लिख सकते हो दोबारा। ठीक, तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे ए बराबर। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है समुच्चय के अंदर, समुच्चय के अंदर या आप कह सकते हैं कोष्टक के अंदर, सॉरी जिलान ना करूं। दूसरा पॉइंट देखो, समुच्चय के अवयव क्या कहते हैं बेटा, इन्हें अपन जो रखिए इन्हें अवयव या सदस्य, अवयव या सदस्य, अवयव या सदस्य को सर्पाकार कोष्ठक, सर्पाकार कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। ध्यान रखना बेटा, कोष्ठक तीन चार प्रकार के होते हैं। कोष्ठक कौन से होते हैं देखो, जैसे एक कोष्ठक होता है अपना छोटा वाला, एक मंझला वाला, एक बड़ा वाला, उसके बाद में एक जिसे बोलते हैं रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। ये छोटा वाला कोष्ठक हो रहा है, ये मंझला, कौन बोलते हैं इसे, मंझला या बीच का, मंझला कोष्ठक या बीच का कोष्ठक, इसे बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। तो समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन्हें केवल इस कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, मंझले कोष्ठक। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, समुच्चय के क्या है बेटा, समुच्चय के अंदर, समुच्चय के अंदर अवयवों को, जो अवयव है अवयवों को अल्पविराम या आप कह सकते हैं कॉमा, क्या कहते हैं कॉमा, अल्पविराम या कोष्ठक में कॉमा, इसे क्या बोलते हैं, अल्पविराम। अल्पविराम से अलग करते हैं। अलग कैसे करते हैं बेटा, जैसे ए कॉमा बी अलग हुआ, बी कॉमा सी, बी सी से अलग हो गया, डी कॉमा ई, डी ई से अलग हो गया। ठीक है बेटा, तो समुच्चय के अंदर अवयवों को अल्पविराम कॉमा से अलग करते हैं। ठीक है, चौथा है अवयवों को ये आप कह सकते हैं समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के जो अवयव होते हैं अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं।
जो समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं बेटा, यहाँ आपने लगाया जैसे कैपिटल या बड़ा वाला अक्षर अंग्रेजी का, लेकिन यहाँ अंदर जो लिखते हैं अवयव उन्हें हमेशा छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। ऐसा आप कभी लिख सकते हैं, जैसे बी बराबर आप लिखते हैं ए बी सी, ये लिखेगा गलत तरीका, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अपन को समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। समुच्चय के अवयवों को, जो अवयव है समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं, ठीक। एक पॉइंट और है बेटा, उसके बाद पांचवा, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है, ठीक है, एक बार लिखा जाता है। एक बार कैसा लिखा जाता है, देखिए जैसे हम ध्यान से देखिए, यहां से नोट कर लिया, यहां से एक बार कैसे लिखा जाता है, जैसे यहां आपने लिखी KNOW, ये नॉलेज लिखा है, क्या लिखा है बेटा, नॉलेज। अब इसको अपन को समुच्चय के रूप में लिखना है, तो इसमें देखो के एक बार एक N O W L E D G, अभी बेटा दोबारा ही आई, इससे नहीं लिखते, केवल एक अक्षर हो, केवल एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और देंगे आप, एक एग्जाम्पल और देंगे, जैसे अपने पास लिखा है 2 2 3 5, तो अपन इसमें समुच्चय में क्या लेंगे 2, 3, 5, जो अक्षर डबल बार है उसे अपन डबल बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसी के साथ हम आपके इस वीडियो समाप्त करते हैं, इसके आगे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।